हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रॉब्लम है कूलम्ब्स लॉ पर। चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L एज सोन इन फिगर। आपको फिगर दिया गया है, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दी गई है, इसकी साइड एल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब इसके एंगल्स 60 डिग्री है तीनों। ए पर चार्ज Q है, बी पर -4Q है और सी पर 2Q है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन for the magnitude of the resultant electric force acting on the charge Q। इस चार्ज Q पर हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो सिंपली कूलम्ब्स लॉ का ही यूज होना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस Q चार्ज पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो Q पर ये 2Q भी फोर्स लगाएगा, इस Q पर -4Q भी फोर्स लगाएगा। हम लोग जानते हैं अगर सिमिलर चार्ज है, चलिए यहाँ समझ लीजिए, अगर सिमिलर चार्ज है, जैसे यहाँ पर Q और ये 2Q है, तो सिमिलर चार्ज है तो Q पर 2Q जो फोर्स लगाएगा इसको ये रिपेल करेगा, क्योंकि सिमिलर चार्ज है तो 2Q Q को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इससे दूर लेके जाएगा, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। कहने का ये फोर्स इस साइड में लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरे केस में भी आप देखेंगे, यहाँ पर है Q और -4Q। जैसे यहाँ पर हमने लिया Q और यहाँ लिया -4Q। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए पहले, फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब Q पर -4Q भी चार्ज फोर्स लगा रहा है, तब अगर -4Q Q पर फोर्स लगाएगा तो कैसे लगाएगा? ये देखिए अनलाइक चार्ज है, तो अनलाइक चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कहने लगी अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर सिमिलर चार्ज होगा तो फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और अगर अनलाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है तो फोर्स बाहर की तरफ, अनलाइक चार्ज है तो फोर्स अंदर की तरफ। कहने लगा -4Q है ये और ये Q है, तो ये चार्ज इस चार्ज पर ये किधर फोर्स लगाएगा? Q, हमको Q पर निकालना है। -4Q किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब इधर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं। देखिए ये Q है, ये 2Q है, तो 2Q Q पर किधर फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपका ये फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में। -4Q इस Q पर किधर फोर्स लगाएगा? क्या है, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इधर फोर्स लगेगा। ये इसको हम F1 मान ले रहे हैं और इस फोर्स को हम F2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक F1 फोर्स बना, चार्ज -4Q के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस Q पर, और इसी Q पर 2Q रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। अब अगर इन्हीं दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लें तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? चलिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, L ही है साइड, ये यहाँ लिखी गई है। तो अगर यहाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा करके इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहले आप F1 निकालिए। तो F1 की वैल्यू जो आएगी, क्या आएगी बताइए? K F1 किसके किसके बीच लग रहा है? -4Q और Q पर फोर्स लग रहा है। इसको चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए, फोर्स ऑन चार्ज Q
at A due to charge -4q at B। फोर्स ऑन चार्ज Q, इस Q चार्ज पर फोर्स निकालना हमें, एट A पर है, ड्यू टू चार्ज -4q एट B। तो इस Q पर -4q किधर फोर्स लगाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, अनलाइक चार्ज है तो -4q Q को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर फोर्स लगेगा। इसकी वैल्यू है F1। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी? K Q1, चलिए Q1 को हम Q मान लेते हैं, Q2 4Q। यहाँ पर वैल्यू रखते समय साइन को नहीं रखना है, कभी भी हम कूलम्स लॉ में जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ -4Q लिखने की जरूरत नहीं है। साइन, माइनस साइन क्या बताता है? नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी साइन रखने की जरूरत नहीं है। तो K Q इंटू 4Q मतलब Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी, ये डिस्टेंस L, तीनों साइड L है, दिया गया है क्वेश्चन में, तो L स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4K Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी। चलिए इधर मिटा देते हैं। आपको कूलम्स लॉ लगाते समय डायरेक्शन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और साइन को हम लोग कूलम्स लॉ में नहीं पुट करते हैं, ओके। चलिए इसका डायरेक्शन भी लिख दीजिए। F1 की डायरेक्शन किधर है? इस साइड में, मतलब अलोंग AB, अलोंग AB, यहाँ लिख दीजिए अलोंग AB। जब भी हम मैग्नीट्यूड लिखें तब उसके साथ डायरेक्शन देना जरूरी है। तो F1 हो गया हमारा ये मैग्नीट्यूड, और F1 की डायरेक्शन किधर है? A टू B, क्योंकि इसके ऊपर -4q फोर्स लगा रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए इसी तरह आप F2 निकाल लीजिए। तो फोर्स ऑन चार्ज Q at A due to charge 2Q at C। फोर्स ऑन चार्ज Q at A ड्यू टू चार्ज 2Q at C। इस Q पर -4Q भी फोर्स लगा रहा है, इस Q पर 2Q भी फोर्स लगा रहा है, और हमें इसी Q पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। चलिए तो इस Q पर 2Q किधर फोर्स लगाएगा? क्योंकि 2Q और Q का नेचर सेम है, पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। तो इस डायरेक्शन में, मतलब अलोंग CA की डायरेक्शन में आपका F2 फोर्स लग रहा है। इसी को हमने F2 मान लिया। तो F2 की वैल्यू आएगी K Q1 क्या है हमारा यहाँ पर? Q2 2Q अपान डिस्टेंस L है, तो L स्क्वायर हो गया ये K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? K, चलिए इसको 2 बाहर कर लीजिए, तो 2K Q स्क्वायर अपान L स्क्वायर। डायरेक्शन लिख दीजिए, डायरेक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा? अलोंग F2 किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में, तो अलोंग CA, ठीक है, ओके। अब हमारे पास F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है। इस Q चार्ज पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। अच्छा, इन दोनों के बीच की एंगल कितनी है? ध्यान से देखिए, एंगल ये 60 डिग्री है, इसका अब ये आपका कितना है? 120, ठीक है। ये एंगल आपका कितना है?
चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं 120 डिग्री है ये एंगल है 120 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अगर आपके पास, ध्यान से देखिएगा, एक बार में भी समझ में आ जाएगा, 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है। सपोज करिए आपका ये पैरेललोग्राम है और इसकी दो एडजेसेंट साइड से किसी वेक्टर को अगर हम डिनोट करें, मान लीजिए इधर p वेक्टर है, इधर ये q वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, देखिए तो ये भी एंगल थीटा होगा। हम लोग पढ़ते थे ये पैरेलल वेक्टर है, ये आपके इक्वल वेक्टर है, ये भी q आ जाता था। देखिए ये q था तो ये भी क्या आता था q। चलिए अभी मैग्नीट्यूड ले लीजिए, फिर उसकी डायरेक्शन तो हम लोग निकाल ही लेंगे। इधर p वेक्टर था, इधर q वेक्टर था, तो ये q था तो ये भी q था, ये p है तो ये भी p है, ये थीटा है ये थीटा है। अब आपका ये अगर किसी भी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से किसी दो वेक्टर को अगर हम डिनोट करें तो इसका रिजल्टेंट इसका डायगोनल बताता है। ये डायगोनल अगर r मान लें इसको तो यही इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। इसके बीच का एंगल कितना है थीटा, और रिजल्टेंट और p वेक्टर के बीच का एंगल अगर हम अल्फ़ा मान लें तो ये रिजल्टेंट इस p से अल्फ़ा एंगल बनाता हुआ जाएगा। तो दो फार्मूले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं r, तो r का जो वैल्यू आता है रिजल्टेंट, ये आता है √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ये फार्मूला आपको याद होगा। r वैसे भी देखिए r अगर इस ट्रायंगल में अगर आप लेंगे, इस ट्रायंगल में पूरा देखिए तो ये आपका ये p है, ये q है, तो इसको निकालेंगे तो ये q cos थीटा आ जाएगा। तो p प्लस q cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस इधर क्या आएगा q sin थीटा। तो इतना भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए। जो रिजल्टेंट होता है r इक्वल टू √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। और ये एंगल का भी आपको फार्मूला याद रखना है। ये tan अल्फ़ा जो एंगल आता है ये कैसे निकालते हैं, इसको याद करने का तरीका समझिए। अगर रिजल्टेंट इस p से अगर अल्फ़ा एंगल बना रहा है तो फार्मूले हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी साइड लिखेंगे। तो q फिर साइन के साथ पूरा एंगल q sin थीटा अपान, फिर दूसरी साइड लिखेंगे p और प्लस q और साइन थीटा था, अब की बार q cos थीटा हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको बहुत ही याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, आगे लगभग क्वेश्चंस में ये यूज़ होता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसी तरह ट्रायंगल लॉ भी है, एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से दो वेक्टर को अगर हम डिनोट करें, सपोज करिए p वेक्टर है, ये q वेक्टर है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा r वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो आएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। थीटा क्या है, p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल है। और रिजल्टेंट p वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी निकालनी रहेगी। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, डायरेक्शन हम इससे निकाल लेंगे tan अल्फ़ा से। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगी, tan अल्फ़ा क्या आएगा q sin थीटा। देखिए अपने आप ये q इधर cos थीटा आता है, इधर sin थीटा। तो आपको याद रखना है tan अल्फ़ा क्या होगा, p की डायरेक्शन में लेंगे तो q वाली साइड लेंगे, तो q sin थीटा पूरा एंगल लेते हैं अपान, फिर यहाँ से q बदल जाएगा p प्लस q cos थीटा। ठीक है, इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, इसको अभी हम चल रहे हैं यूज़ करने, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग रिजल्टेंट लेते हैं, रिजल्टेंट मान लेते हैं आपका। यहाँ पर एक काम और कर लीजिए, देखिए यहाँ पर F2 हमारा है 2kq² अपान L², और F1 क्या है 4kq² अपान L²। ठीक है, तो अगर इसको हम F डैश मान लें, सपोज करिए इस F2 को हम लोग लिख ले रहे हैं 2kq² अपान L², इसी को हम मान लेते हैं F डैश, मतलब F डैश हमारा क्या है 2kq² अपान L²। तो अगर F डैश है तो जरा F1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, F1 की यहीं पे लिख देते हैं F1 हमारा क्या है 4kq² अपान L², इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2
के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। अब देखिए ये 2k स्क्वायर अपान एल स्क्वायर यही है एफ डैश, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2f डैश। इस तरह कर लेने से कैलकुलेशन आपका भी बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। इधर अब हम मिटा देते हैं। हमें f1 और f2 की वैल्यू मिल चुकी है। अब रिजल्टेंट निकालना रह गया, तो रिजल्टेंट का फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था। चलिए यहाँ रिजल्टेंट का फार्मूला लिखते हैं। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एफ नेट, चलिए नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स मान लेते हैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। चलिए वैल्यू रखिए, तो हमारा जो एफ नेट आएगा तो रूट F1 स्क्वायर, F1 की वैल्यू क्या है 2f डैश, एफ डैश क्या है, एफ डैश आपका 2k स्क्वायर अपान एल स्क्वायर है, तो 2f डैश का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें। जब 2f डैश का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4f डैश स्क्वायर आ जाएगा। F1 इक्वल टू क्या है 2f डैश, इसका स्क्वायर करेंगे 2f डैश इंटू 2f डैश तो 4f डैश स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो f डैश का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 F1 क्या है 2f डैश, F2 क्या है f डैश 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर ये F1 है ये F2 है, इसको अगर हम पैरेललोग्राम बना दें, अब देखिए ये 60 F1 की वैल्यू आपकी क्या है ज़्यादा है F2 से, तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी थोड़ा इधर टिल्ट करके होगा। तो अगर हम इसको रिजल्टेंट थोड़ा ऐसे ले लें, अब यहाँ पर देखिए इसके पैरेलल इधर ले रहे हैं, अब इसके पैरेलल आपको इसके पैरेलल ये इसके लाइन के पैरेलल हो जाएगा ये ऐसे, और इसके पैरेलल यहाँ से ले लीजिए ये, तो आपका यही एफ नेट बन रहा है। ये एफ नेट, ये पूरा एंगल कितना है 120 डिग्री। ये आपका क्या है F1, ये क्या है F2, ये F1 है और ये F2 है, और ये हमारा रिजल्टेंट है। अब देखिए पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम की एक साइड से F1 वेक्टर है, दूसरी साइड से F2 वेक्टर है, और इसके बीच में एंगल क्या है दोनों के 120 डिग्री, क्योंकि 60 है और 120 जोड़ोगे तो राइट आपका ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ये 120 डिग्री है, तो cos 120 डिग्री। ठीक है, एंगल निकाल लेंगे ना 60 60 और ये 120 180 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। एफ नेट इक्वल टू रूट 4f डैश स्क्वायर प्लस f डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा 5f डैश स्क्वायर प्लस 4f डैश स्क्वायर, f डैश इंटू f डैश का स्क्वायर 2 2 4। cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। ठीक है, cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, तो -1/2। ठीक है, यहाँ देखिए ये कट जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। तो एफ नेट की वैल्यू आ गई रूट 5f डैश स्क्वायर और माइनस 2f डैश का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 4, तो 2f डैश स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, ये 5f डैश स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ये। अब देखिए 3f रूट 3f डैश का स्क्वायर। अब एफ नेट अगर यहाँ पर लिखेंगे तो एफ डैश का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, तो एफ डैश रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया नेट वैल्यू एफ नेट की। अब एफ डैश की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, देखिए तो यहाँ एफ नेट हमारा आ जाएगा, तो एफ डैश क्या है 2k स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ठीक, और रूट 3 है इसके साथ, इसका मतलब हमारा आ जाएगा एफ डैश की वैल्यू, चलिए यहाँ लिख देते हैं 2k स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, एफ डैश हो गया, और रूट 3
इंटू √3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2√3 के क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ठीक है, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं एफ नेट। देखिए के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के की वैल्यू यहाँ लिख दिए बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या बचा 2√3 के हो गया 2√3 हो गया। क्या बचा अब क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3 क्यू स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। नोट कर लीजिए इसको। ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए एफ नेट निकाला हमने √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वैल्यू रख दिया, रिजल्ट आपका आ गया। चलिए यहां मिटा देते हैं। अब आप लोग इसका एंगल भी निकाल लीजिए। देखिए मैग्नीट्यूड निकाल लिए, रिजल्टेंट आ गया। अब कितना एंगल बना रहा है जरा इसको भी निकाल लीजिए। सपोज करिए इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को। ठीक है, तो अगर ये P मान लें वेक्टर और ये Q मान लें तो P से एंगल अल्फा बना रहा। अभी हमने फार्मूला लिखा था tan अल्फा इक्वल टू Q साइन थीटा अपान P प्लस Q cos थीटा। ठीक है, अल्फा कौन सा एंगल है P से बनाता हुआ, तो इसको हम P मान लेंगे। ठीक है, इसको हम P मान लेंगे, लिख नहीं रहे हैं आप जान लीजिए, P मान ले रहे हैं, ये Q। अब देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे tan अल्फा Q, तो अल्फा हमने P इसको माना था, ये F2 की वैल्यू आएगी, तो F2 साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब दोनों के बीच P और Q के बीच, तो ये आपका P हमने F1 को माना है और Q F2 को माना है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 120 थीटा की, तो F2 साइन थीटा मतलब साइन 120। ठीक है, अपान P, तो P की वैल्यू क्या है, P हमारा है F1 प्लस Q क्या है F2 और cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है 120। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ये tan अल्फा इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या थी, देखिए हमने यहाँ मिटा दिया है F1 और F2 की वैल्यू याद है आपको, F2 क्या था वहाँ पर, ध्यान से देखिए। जो हमारा F2 था वो था K Q इंटू 2Q। F2 क्या था, F2 हमारा था K Q इंटू 2Q अपान एल स्क्वायर, और F1 क्या था K Q इंटू, F1 था हमारा K Q इंटू 4Q अपान एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था 4K Q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर, और ये था 2K Q स्क्वायर अपान एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को हम लोगों ने क्या माना था F डैश, तो ये क्या हो गया था 2F डैश। चलिए इसी को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो हम लोगों ने F2 को क्या माना था, F2 हमारा था F डैश। ठीक है, F2 हमारा था F डैश। ठीक है, F2 था हमारा, देखिए F2, ये F2 क्या था F डैश, लिख दीजिए। तो हमारा हो गया ये F डैश साइन 120, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी साइन 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा किसे सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो पॉजिटिव है, साइन 90 प्लस 30 cos 30, तो cos 30 √3/2, इसकी वैल्यू आएगी √3/2। ठीक है, साइन 120 की अपान F1 की वैल्यू क्या है 2F डैश, और F2 की वैल्यू क्या है F डैश, और cos 120 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला था cos 90 प्लस 30, और ये हो जाएगा cos माइनस होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में,
तो -30 मतलब -1/2 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इधर हम इसको मिटा देते हैं, ये चीज़ मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारा tan अल्फ़ा इक्वल टू एफ डैश। देखिए यहाँ भी एफ डैश है, यहाँ भी एफ डैश है, यहाँ भी एफ डैश है। एफ डैश अगर आप यहाँ कॉमन ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो यहाँ बचेगा आपका √3/2 और यहाँ एफ डैश कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा -1/2। ठीक है, यहाँ से एफ डैश और एफ डैश कट जाएगा, काट दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा √3/2 अपान ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके। तो 2 है तो इसको 4/2 -1/2 मतलब 3/2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3/2। 4/2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4/2 डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। 4/2 में से 1/2 हटाएंगे, क्या आएगा 3/2। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू आ गया √3/2। इसको अगर आप पलट देंगे तो 2/3, यहाँ से 2 कट गया, √3/3। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, tan अल्फ़ा √3/3 को आप √3 × √3 लिख सकते हैं। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/√3 और किसकी वैल्यू होती है 1/√3 tan में, tan 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, कंपेयर कर लीजिए। tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 30, तो अल्फ़ा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। ओके, तो हमारा क्या हो गया, द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद F1 और F2 से कितना बनाया गया, 30 पूरा है 120 एंड 90 डिग्री विद F2। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अल्फा हमारा 30 आया, इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद F1 एंड 90 डिग्री विद F2। देखिए ये 30 हो जाएगा, अगर ये पूरा 120 है तो ये 90 हो जाएगा। तो F2 से 90 डिग्री बना रहा है और F1 से 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। ओके, कर लीजिए इसको।